बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। तारीफ की, खुशामद की इंतहा क्या होती है वो थोड़ी देर में मैं आपको वीडियो सुनवा के चला के दिखाऊंगा। आप खुद देखेंगे कि क्या इससे ज़्यादा हो सकता है, इससे आगे कौन जा सकता है। लेकिन उससे बहुत पहले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि हमारे सामने क्या हुआ। काजी फाइज ईसा अपने लिखे पर पकड़े गए और काजी फाइज ईसा के खिलाफ ये जो चीज़ आई है, ये बहुत बड़ा सबूत है काजी फाइज ईसा की बददयानती का, काजी फाइज ईसा की मुसलसल जो उन्होंने की है अदालत में बैठकर, मेरी राय में बेईमानी, उस बेईमानी का जो उन्होंने आज फैसला लिखा, इख्तिलाफी नोट, अपना फैसला। उसमें काजी फाइज ईसा ने एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने इदारे की बेइज्जती करते हुए, खुद सरबरा होते हुए बेइज्जती करते हुए ये लिखा कि अभी नजरसानी नहीं हुई, नहीं होता फैसला, ना हो तौहीन अदालत भी नहीं लगती। यानी अगर आपके इदारे में बैठे हुए जजेस ने, ये जमहूरियत है, आपसे इख्तिलाफ कर दिया तो आप ये कह रहे हैं कि ये बाढ़ में जाएं, मतलब गालियां दे देते आप, इससे बेहतर था उनको। कहां होती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये प्रैक्टिस कि आप नाम लेके जजेस के लिखें, और आप सरबरा होते हुए जजेस के नाम लेके लिख रहे हैं। जैसे पहले अतहर बिन अल्लाह के साथ किया था, आज मुनीब साहब के साथ, मंसूर अली शाह साहब के साथ किया इन्होंने। काजी साहब ने आज लिखा क्या अपने फैसले में, मैं आपको ये बताऊं। नुक्ता नंबर 23 है उनके इख्तिलाफी नोट का, 14 सफात लिखे उन्होंने। कहते हैं, आई एज चीफ जस्टिस हेडिंग द कमेटी प्रोपोज्ड that these appeals should not be heard by those who may be considered to be the beneficiaries or affectees of the constitutional amendment। जब मखसूस नशिस्तों के फैसले पर बेंच बनने की बात हो रही थी, कब? मई में तो काजी फाइज ईसा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में लिख रहे हैं। मैंने तब कहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बेनिफिशरीज हों या अफेक्टीज हों वो ना सुने। इस शख्स को तब पता था, मई में पता था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का, ठीक है। और अब काजी फाइज ईसा साहब बातें क्या कर रहे हैं। अभी कल जब उनके सामने हामिद खान साहब मौजूद थे, ये बल्ले के निशान वाले मामले पर, जिसको काजी साहब कहते हैं बल्ले के निशान की बात ना करें, इंट्रा पार्टी इलेक्शन का केस था, वहां पर कहने के अमेंडमेंट, हमें क्या पता अमेंडमेंट का। और काजी साहब इसके अलावा भी अमेंडमेंट, मतलब वो नहीं होता बच्चा बन जाना, कौन सी अमेंडमेंट, मुझे तो अमेंडमेंट का नहीं पता। काजी साहब ने तब क्या किया था, देखिए। काजी फाइज ईसा आज इख्तिलाफी नोट पे ये लिख रहे हैं कि मखसूस नशिस्तों का बेंच बनाते वक्त तजवीज किया कि 3 साल के लिए चीफ जस्टिस रहने वाली मुजव्वजा आईनी तरामीम से मुस्तफीद होने वालों को बेंच में शामिल नहीं होना चाहिए, जिसमें चीफ जस्टिस और 5 जजेस शामिल थे। तो काजी साहब, आपको तो मई में ही तरामीम का इल्म था। अभी कुछ दिन पहले 63A का फैसला काजी फाइज ईसा साहब ने उसमें कहा मुझे तरमीम का पता नहीं है। जब आपने 63A का फैसला दिया तब भी कहा गया आपसे कि ये ना करें, और आप बेनिफिशियरीज तो कह लगे मुझे तरमीम का पता नहीं है। ये काजी फाइज ईसा साहब ने कहा। अब जब तरामीम के खिलाफ दरखास्त लगी तो खुद बैठ गए, तब भी। यानी आप मुसलसल झूठ भी बोलते रहे, गलत बयानी करते रहे, और बार बार चीजों को अपने हाथ से मसल के जाऊंगा, अगर किसी का रास्ता बनता है तो उस रास्ते को अपने हाथ से मजदूद करके जाऊंगा, ये आप करते रहे बैठ के अदालत में। उसके बाद आप ये बैठकर कर रहे हैं, और आपका अपना फैसला आज बता रहा है कि मई में आप कह रहे थे जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से या तो बेनिफिशरीज बनेंगे या अफेक्टीज बनेंगे वो ना बैठें। पूरे मुल्क को आपने उर्दू का 8वां हर्फ समझा हुआ है, अब आप बैठ के ये बातें बता रहे हैं हमें। जा रहे हैं आप चैम्बर वर्क पे चले गए हैं, अभी भी उस चैम्बर वर्क में से आपको जानने वाले, आपकी अदालत में कारगुजारी जानने वाले ये कह रहे हैं कि यहां से भी आप कुछ ऐसा साड़ निकालेंगे, कुछ ऐसी चीज निकालेंगे कि शरीफों के लिए कुछ निकल के आएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कुछ निकल के आएगा। अभी आपसे कहा गया कि ये लार्जर बेंच बना दें, आप बायस्ड जज हैं, आपके सामने नहीं बात करना चाहते। आप तो इस फैसले पर ब्रिटिश हाई कमिश्नर को लिखकर बैठ गए थे, फैसला मेरा ठीक है। नजर सानी अपील की आप इस फैसले में, अपने 14 सफात के फैसले में बात कर रहे हैं, और वहां ब्रिटिश हाई कमिश्नर को आप बैठ के कहते हैं मेरा फैसला ठीक है। इतनी सी ईमानदारी जिस शख्स में, वो ये काम नहीं कर सकता, और बैठ के आप लगे हुए हैं। तो काजी फाइज साहब,
अपने फैसले से आपके खिलाफ सबूत आ गया, आप जो करते रहे। और ये जो है ना ख्वाजा आसिफ ईमानदार, वो अमल वली ईमानदार, कह कौन रहा है? जनरल बाजवा से सीट लेने वाला, उस्मान डार की वालदा से हारने वाला, ये जो बंदा है वो कह रहा है काजी फाइज ईसा ईमानदार। मतलब वाह, अमल वली हार गया, उसके बाद फौज के खिलाफ बातें करता रहा, उसके बाद सेनेटर बन गया तो फिर फौज के हक में शुरू हो गया और वहां ऐवान में खड़ा होकर इमरान खान खत्म शुद्ध, गरीदा फारूकी की जबान बोल रहा था ये शख्स। ये लोग कह रहे काजी फाइज ईसा ईमानदार, तो मतलब कमाल। बिलावल भुट्टो जरदारी, काजी फाइज ईसा ईमानदार, अच्छा ठीक है। अब अगर आप लोग कह रहे हैं तो ये तो सनद है, काजी फाइज ईसा के ईमानदार होने पर शक पर सनद है ये जो आप लोगों ने काम किया। इसके अलावा कासिम रोंजो साहब आज अख्तर मंगल के साथ आए। अब तीन चीजें लाजमी हो जाती हैं इसके बाद। कासिम रोंजो साहब आए पार्लियामान के बाहर खड़े होकर, अख्तर मंगल साहब ने एक तो ट्वीट करके बताया कि कासिम रोंजो साहब ऐवान में बात करना चाह रहे थे, सेशन एजेंड कर दिया गया ताकि वो बात ही ना कर सकें, और उन्हें पता था कि कासिम रोंजो साहब क्या कहना चाहते हैं। कासिम रोंजो साहब खड़े हुए, बुजुर्ग आदमी है, एक तरफ खड़े हुए अल्लामा राजा नासिर अब्बास, एक तरफ अख्तर मंगल, और रोंजो साहब ने बताना शुरू किया कि मुझे उठाकर ले गए थे, जोरावर लोग थे, जोरावर लोग थे, मुझे उठाकर ले गए, जहां रखा था वहां मुझे मच्छर काट रहे थे, मैं डायलिसिस का मरीज हूं और फिर मुझे मच्छर भी काट रहे थे, हशर हो गया मेरा। 6-7 दिन उन्होंने मुझे रखा अपने पास, जोरावर लोगों ने। वो कहते हैं मुझे मच्छर काटते रहे वहां पर। 2 दफा उन लोगों ने मैं डायलिसिस का पेशेंट हूं तो 2 दफा मुझे ले जाके मेरा डायलिसिस भी करवाया। 2 दफा मुझे ले जाके उन लोगों ने, जिन्होंने अगवा किया, मेरा डायलिसिस भी करवाया। मुझे मलेरिया हो गया, वो मुझे अस्पताल भी ले गए। उन्हें पता था कि ये वोट चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वोट है, तो वो वोट के लिए अस्पताल भी लेकर गए। फिर वो कहते हैं उन्होंने मुझसे मेरा मोबाइल फोन वगैरह तो पहले आधे घंटे में ले लिया था। अख्तर मंगल साहब ने ये बात उनसे करवाई मीडिया के सामने, सहाफियों ने सवालात किए। तो कासिम रोंजो साहब जो ये बातें कर रहे हैं और इस्तीफा दे चुके अख्तर मंगल साहब के कहने पे, अब एक तो काजी फाइज ईसा साहब इस मामले को देख लें, ये जो अमेंडमेंट हुई है कितनी बेईमानी से हुई है। ये जो जियो के टट्टू टाइप के सहाफी, उसके अलावा कुछ हमारे यहां नाम निहाद इंतहाई फिटकार भरे दानिश्वर बातें कर रहे थे ना, ये जमहूरियत की फतह, ये पार्लियामान की फतह, ये पार्लियामान का इस्तेहकाक तरमीम, ये तरमीम हुई है। उठा के ले गए नकाबपोश एक बुजुर्ग आदमी को और ले जाके उसका डायलिसिस तक करवाना पड़ा। मतलब इतना बीमार ना हो जाए कि ऐवान में ना ले जा सके, तो उसको ठीक भी रखना है, उसका डायलिसिस करवाया, मलेरिया हो गया अस्पताल लेकर गए। तो एक तो कच्चा चट्टा खुल जाता है आपका। दूसरा, इस पर अब भी अगर शक है, और अख्तर मंगल साहब पे भी बहुत से दोस्त शक का इजहार कर रहे हैं, मंगल साहब ले जाएं कासिम रोंजो के इस बयान को, कासिम रोंजो को, और अदालत जाएं। अदालत जाकर बात करें कि ये देखिए ये क्या बता रहा है, इसको उठा के ले गए थे, इसको उठा के ले गए थे, इस तरह से इससे वोट दिलवाया है, ये कोई वोट नहीं है। अगर वोट अपनी मर्जी का नहीं है तो फिर मंगल साहब, अगर अब आप बैठ के ट्वीट कर रहे हैं ना, मैंने फैसला किया है, अगली जनरेशन की मर्जी के मुताबिक फैसले करूंगा, तो ये कोई कबूल करने को तैयार नहीं है आपकी बात। लोग आप पे वैसे भी शक का इजहार कर रहे हैं कि नसीमा एहसान साहिबा ने जो किया, कासिम रोंजो साहब ने जो किया, वो आपकी मर्जी से किया। अब अगर आपकी मर्जी से नहीं हुआ और आप ट्विटर पे बार बार बता रहे कि जबरदस्ती हुई, उस रोज भी आप अपने बंदों को ढूंढ रहे थे ऐवान में, तो आइए लेकर जाइए इस बयान को। ये पार्लियामान जितनी पार्लियामान के लोगों की उतनी आपकी है, आपकी जमात के लोगों की तजलील हुई है, आपके हल्के के लोगों की तजलील हुई है, वोट की तजलील हुई है आप में दम खम, ये जो आप बातें कर रहे हैं, तो जाइए मुझ जैसा आदमी या एक आम आदमी, एक आम वोटर, उसके पास कितना दम है, उसके पास कितनी ताकत है? इतनी ताकत है ना कि वो उठ के जाके वोट दे दे, ये उसकी ताकत है, उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल कर लिया। अब उसकी ताकत आपकी अमानत है, आप हैं अमीन, तो जाइए इस अमानत को ले जाकर बात कीजिए। वरना जो ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे और असद तुर्को और दीगर दोस्तों को इंटरव्यू देते आप बातें कर रहे हैं, ये महज बातें, सिर्फ बातें हैं। मंगल साहब करना है तो करके दिखाएं, बातें करने वाले बहुत होते हैं, वो जो लतीफा है ना, बातें करता हूं, वो आ जाएगा यहां पे, तो जाएं जाके करके दिखाएं। मंगल साहब ये काम आपको करने का है। अदालत से क्या कहें? अदालत ने तो सूमोटो का इख्तियार भी ले लिया कि हम अदालत से कहें कि इस पे आज खुद नोटिस ले ले, काजी ले ले। अदालत जो है वो इसको बुला ले कि भाई ये क्या है, और मंगल साहब आप चले जाएं। ये जो करके बैठ गए जबरदस्ती, इनमें तो कोई नहीं है। मतलब अब ये चलाएं जियो वाले इसको, और इस पर ट्रांसमिशन करें और बताएं कि जी
पार्लियामान, जियो जमहूरियत। हम जब से काम कर रहे हैं जियो पे एक वो चलता है, चेक साइन लगा हुआ, वोट की पर्ची, और आवाज आती है बड़ी भारी भरकम सी, जियो जमहूरियत। आओ चलाओ जमहूरियत। ड्रामेबाजी करने वाले, ये जब तक मैं जियो में था हमने बड़ा सुना, एंटी स्टैब्लिशमेंट, अवाम की ताकत, अवाम के साथ खड़ा हुआ जियो, खाक अवाम के साथ खड़ा हुआ जियो, बूट चाटता हुआ जियो। है हिम्मत, है तुम में जरा सी भी, थोड़ी सी भी हमियत बाकी, चलाओ इसको, ट्रांसमिशन करो, लो मुस्लिम लीग नून के लोगों को, उनको सुनाओ ये बयान बार बार और बोलो ये क्या किया है, करो। लेकिन नहीं, बेशर्म लोग हैं, बेच चुके हैं। शरीफ जियो दरअसल आपको नजर आता है कि जी चैनल है, उसका एक मालिक है, असल में पीछे बैठे हुए शरीफ उसके मालिक है। ये सारे के सारे, ये जो इनके न्यूज रीडर हैं, इनके प्रोग्राम करने वाले 2-4 अच्छे सहाफी हैं, अक्सरियत जो है वो शरीफों की मुलाजिम है। जियो के मुलाजिम जो है वो शरीफों के मुलाजिम है। इसके बाद एक बयान मुझे आपको सुनवाना है। इस बयान को सुनवाते हुए हंसी कंट्रोल करना एक मुश्किल काम है, तो मैं कोशिश करूंगा। मुश्किल लग रहा है मुझे, आप भी कोशिश कीजिए। मुराद अली शाह साहब, उनके पास लोकल डिग्रीज भी हैं, इंटरनेशनल डिग्रीज भी हैं, बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, सिंध का बजट भी पेश करते हैं और बहुत काबिल आदमी थे। मुराद अली शाह साहब जो हैं, और अब भी काबिल तो आदमी हैं, मतलब तीसरी बार वजीर आला सिंध है। लेकिन ठीक है, आपके घर, लीडर के घर में, उनकी बेटी के घर में एक बच्चे की विलादत हुई है, आप मुबारकबाद दीजिए, फूल भिजवाइए, एक कार्ड भेजिए, कोई तोहफा भिजवाइए, और उसके बाद इसको बाकायदा तौर पर बयान भी कर दीजिए। लेकिन जो तकरीर की है मुराद अली शाह साहब ने, वो तकरीर आप सुने और मजा उठाएं। मतलब वो जो इंग्लिश में कहते हैं ना, वाई शुड आई सफर ओनली, तो आप भी सुनिए इसको जरा सा। आप सबको मुबारकबाद। मीर जुल्फिकार इस दुनिया में आ गए और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी तीसरी बार मामू बने हैं और सदर आसिफ अली जरदारी नाना बने हैं। हम सब, कोई नाना बना है, कोई भाई बना है, कोई चाचा बना है, कोई मामा बना है, हम सब और आप सब। इसकी भी खुशी है कि जिस दिन आईनी तरमीम मंजूर हुई उसी के साथ बीबी बख्तावर भुट्टो जरदारी साहिबा के घर में मीर जुल्फिकार पैदा हुआ। आप सुनिए, इसकी भी खुशी है कि जिस दिन आईनी तरमीम मंजूर हुई उसके साथ ही बीबी बख्तावर के घर में मीर जुल्फिकार पैदा हुआ है। मतलब काबिल आदमी, पढ़ा लिखा शख्स, लेकिन सियासत में ठीक है। और आप ये नहीं है कि आप सेनेटर बना दिए गए जमात की जानिब से सियासी खिदमात के एवज, आप अपने हलके से वोट लेकर आते हैं। आप ही नहीं, आपके वालिद का भी सियासी कद काट है। लेकिन हैरान कुन है जो कुछ आप कर रहे हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।